वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रजनीश दुबे मैथ्स टीचर। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के थियोरी का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इसको हम लोग पढ़े हैं पहले से, शायद डिटर्मिनेंट 2 या 3 में। हाँ, डिटर्मिनेंट 2 या 3 में मैंने पढ़ा है इसे, मुझे याद नहीं है। जो भी हो, जहाँ भी मैंने पढ़ाया, फिर से इसका उपयोग NCERT 4.4 में है। तो NCERT 4.4 एक्सरसाइज जो है उसको समझने के लिए अलग से मैंने इसको ले लिया है। तो मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, सदस्य, उप सारणिक और सहखंड। डिटर्मिनेंट में सदस्य अंदर वाले, ऐसे ये तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट भी इसी तरह का ना होता है, बस चिन्ह ऐसा हो जाता है A11 A12 A21 A22 डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट में सदस्यों का संकेत ये हुआ, इसको हम लोग लिखते हैं AIJ। उप सारणिक यानी माइनर का संकेत हुआ MIJ और को फैक्टर का संकेत हुआ CIJ। इसी को AIJ भी बोलते हैं, क्योंकि को फैक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल है और को फैक्टर की संकेत का ज़्यादा इस्तेमाल है। आइए इस मैट्रिक्स को ले रहा हूं मैं, या डिटर्मिनेंट को। मैट्रिक्स लीजिए या डिटर्मिनेंट लीजिए, दिखने में एक ही जैसा है। डिटर्मिनेंट में हर एक अवयव का स्थान चिन्ह होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। प्लस चिन्ह बताने का तरीका मैंने बताया कि हर एक जगह पर रो नंबर और कॉलम नंबर का जोड़ यदि सम हो तो प्लस चिन्ह, और रो कॉलम नंबर का जोड़ यदि माइनस हो, विषम हो, तो माइनस चिन्ह। रो और कॉलम नंबर का जोड़ यदि सम हो तो प्लस चिन्ह, और रो कॉलम का जोड़ यदि विषम हो तो माइनस चिन्ह। तो यहाँ रो नंबर भी एक, कॉलम नंबर भी एक, ऐसे ऊपर से काउंट करते हैं रो एक, इधर से काउंट करते हैं कॉलम एक। तो 1 1 2 सम है, प्लस चिन्ह होगा, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 2, तो 2 है कॉलम नंबर। रो कॉलम नंबर यहाँ लिखा हुआ भी है 1 2 3, विषम संख्या है, माइनस चिन्ह लेंगे। यहाँ पर भी रो और कॉलम नंबर 2 1 है, 3 जोड़ने पर विषम, यहाँ का स्थान चिन्ह माइनस, वो मैंने लिख दिया है। तो चिन्ह आप जानते हैं। और को फैक्टर का संकेत, जैसे सदस्य का संकेत छोटा ऐसे है, को फैक्टर का संकेत बड़ा ऐसे। A11 का को फैक्टर हुआ है, A12 स्मॉल A12 का को फैक्टर हुआ, और वैसे ही इसी तरह से है। अगर मैं संकेतों में लिखना चाहूँ आपको, तो जैसे सदस्य है A11 तो माइनर हुआ M11 और को फैक्टर हुआ A11। A12 सदस्य है तो माइनर हुआ M12, को फैक्टर हुआ A12। A13 सदस्य है तो माइनर हुआ M13, को फैक्टर हुआ A13। ये सब फर्स्ट रो हुआ है ना, इसमें रो नंबर 1 है, देखिए फर्स्ट रो। वैसी सेकंड रो में A21 माइनर M21, को फैक्टर A21, A22 M22, A22, A23 M23, A23। ये तो संकेत हुआ। अब रही बात कि माइनर कहते किसको भाई? उपसारणिक। तो किसी भी सदस्य का उपसारणिक उस सदस्य का रो और कॉलम को छोड़ने से बाकी बचे अवयवों से बना डिटर्मिनेंट। कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट में किसी भी अवयव का हमको यदि माइनर यानी उपसारणिक बताना है, तो उस अवयव का रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे। जैसे यही लीजिए ना, मैं उपसारणिक ही बता रहा हूँ आपको, फिर मैं माइनर बताऊंगा। जैसे मैंने सदस्य लिया A11, मैं पहले सदस्य लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं उपसारणिक यानी कि माइनर लिख रहा हूँ, और फिर मैं को फैक्टर लिख रहा हूँ। पहले वहाँ संकेत में लिखा था मैंने, इस बार डिटेल लिख रहा हूँ मैं। तो A11 तो A11 का रो छोड़ दिए और कॉलम छोड़िए, बचा यही ना, बस A22। अब इसका को फैक्टर क्या हुआ? तो A11 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस A22 को फैक्टर हुआ। अच्छा, सदस्य लीजिए A12, ये वाला A12 का ऐसे कॉलम छोड़े, A12 का कॉलम छोड़े और A12 का रो छोड़े, तो यही ना बचा A21। ये माइनर हो गया। माइनर मतलब ज्यों का त्यों जो आया यहाँ वो माइनर हो गया। और को फैक्टर, अब इसका हमको इसका को फैक्टर लिखना है, तो इसका स्थान चिन्ह माइनस है, माइनस, और माइनर जो है A21।
माइनर का चिन्ह नहीं मैं बोल रहा हूँ, जिस अवयव का लिख रहा हूँ। जैसे अब A21 का हमको लिखना है, A21 का है तो A21 का रो और कॉलम छोड़े A12, A21 का भी चिन्ह माइनस है तो माइनस A12, ये हुआ। ये तो हुआ 2/2 अवयव के लिए। तो ये एक तरह से संकेत है आपका A22, सॉरी इसका संकेत इसके आधार पर देते हैं, इसको कहेंगे हम लोग A11, ये चीज़। वैसे ही ये किसका कोफैक्टर है इसका, इसको कहेंगे A12। ये किसका है इसका, तो इसको कहेंगे हम लोग A21। इस तरह से हुआ। आइए इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, अब मैं कोफैक्टर पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दूंगा। या चलिए पहले माइनर ही लिख लेता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल। ये अभी मैंने बात किया है 2/2 ऑर्डर। अच्छा यहीं पर एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, नियम क्या है, वो आपको वहाँ लिखवाया भी गया है पहले। नियम ये है कि किसी भी लाइन का उसी लाइन वाले कोफैक्टर से गुणा, उसी लाइन वाले कोफैक्टर से संगत गुणन का जोड़ डिटर्मिनेंट का मान होता है। सुना आप लोगों ने, किसी भी लाइन का मेंबर है ना, उसी लाइन वाला कोफैक्टर से संगत गुणन का जोड़। पहला लाइन का मेंबर हुआ A11 और A12। अब पहला लाइन वाला ही कोफैक्टर हुआ A11 A12, यही डिटर्मिनेंट का मान होता है। अब देख लीजिए जरा आगे A11 क्या है, बड़ा वाला A1, A22 है ना। अच्छा A12, ये A12 क्या है, माइनस A21। नियम अगर यहाँ भी चलते तो यही ना होता, पहले ये गुणा A11 गुना A22 माइनस इतना A12 गुना A21, यही ना है यहाँ। तो किसी भी लाइन के सदस्यों को संगत कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ने पर डिटर्मिनेंट का मान होता है। आइए मैं इस बात को पहले माइनर और कोफैक्टर पर एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ABC XYZ एलिमेंट, है ना। मैं माइनर और कोफैक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए A का माइनर यानी उपसारणिक, A का रो छोड़े और A का कॉलम छोड़े, A का रो छोड़े और A का कॉलम छोड़े, बस ये दोनों बचा ना, YZMN, यही हो बस। मान YN घटा MZ हो गया, माइनर यानी उपसारणिक। हाँ यहीं पर A का कोफैक्टर। अब इसका स्थान चिन्ह भी लेंगे, चाहे रुकिए यहीं पर नीचे समझा देता हूँ मैं। यहीं पर A का कोफैक्टर, तो A का स्थान चिन्ह भी लेंगे। स्थान चिन्ह ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला स्थान चिन्ह प्लस, और वैसे ही जैसे माइनर लिख रहे हैं, रो छोड़े कॉलम छोड़े जो आया YZMN, तो प्लस में YN घटाओ MZ, तो बराबर न हो गया, जो वहाँ है वो यहाँ है। लेकिन यहीं पर देखिए ना जरा, B का मैं लिख रहा हूँ, B का माइनर और कोफैक्टर सेम होता है, चिन्ह में अंतर हो सकता है, प्लस माइनस में अंतर हो सकता है। तो B का माइनर, B का कॉलम और B का रो छोड़ के केवल यही दोनों ना बचेगा। B का रो भी छोड़ दिए और कॉलम भी छोड़ दिए, तो ये दोनों बचेगा ना। तो लिख दे रहे हैं XZLN, मान क्या हुआ, XN घटाओ LZ हो गया। मगर यही अगर कोफैक्टर लिखना होता, यानी कि सहखंड लिखना होता, है ना, तो कैसे लिखते हैं, इसका चिन्ह B वाला चिन्ह माइनस है, माइनस लेते हैं, और फिर यही सेम चीज़, यही XN घटाओ LZ। यानी कि माइनर और कोफैक्टर समान भी हो सकता है जब चिन्ह प्लस हो, और जब स्थान चिन्ह माइनस हो तो बस चिन्ह का ही अंतर होगा, प्लस माइनस का, और कोई अंतर नहीं होगा। ये मैंने कोफैक्टर और माइनर सिखाया है। और ज़रूरी थोड़ी ना कि पहले ही लाइन का मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई आप एन का लिखो माइनर,
एन का माइनर। तो आप एन का रो और एन का कॉलम छोड़ोगे, ये ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। हाँ, अगर को फैक्टर लिखना पड़ता तो इसका स्थान चिन्ह कोने पर, एन का चिन्ह है प्लस, और जस्ट यही चीज़ ए बी एक्स वाई है ना। तो हर एक अवयव का माइनर और को फैक्टर लिख सकते हैं आप। आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये इतना ही पे, यहीं पर चलिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई देखो ये 2 0 1 है, 3 5 4 5 है, 2 6 8 है। इसके कॉलम 2 के सदस्यों के सहखंड यानी को फैक्टर्स लिखें, सहखंड यानी को फैक्टर्स लिखें। ठीक है, लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है डिटेल में लिखेंगे। कौन C2 ना, तो C2 यही ना है। C2 मेंबर है आपका 0 4 6। हमको इसका को फैक्टर लिखना है, को फैक्टर लिखना है। तो इसका स्थान चिन्ह, बीच वाले लाइन का स्थान चिन्ह होता है माइनस प्लस माइनस, है ना। एक बार यहाँ देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये होता है। तो ऐसे में 0 वाला को फैक्टर के लिए स्थान चिन्ह माइनस है, और फिर 0 का कॉलम छोड़े और रो छोड़े, है ना। ध्यान दीजिए, 0 का हम रो छोड़े या कॉलम छोड़े तो ये इधर 2 और इधर 2 बचा ना, इसका डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। 3 8 है 24, घटाओ 2 5 10, ये क्या होगा, 24 में से 10 गया 14, है ना, -14, ये हो गया। 4 का को फैक्टर, 4 बीच में है, बीच वाला स्थान चिन्ह है प्लस प्लस। अब इसका हमको रो छोड़ना है, कॉलम छोड़ना है, तो ये कोने पर ये सदस्य, यहाँ वाले दोनों और यहाँ वाले दोनों बचेंगे, तो इन दोनों का गुणा घटाओ इन दोनों का गुणा, तो 2 8 16, घटाओ इन दोनों का गुणा, 2 1 2, ये भी हो गया 14। 6 का को फैक्टर, 6 वाला स्थान चिन्ह माइनस, 6 वाला रो छोड़े और कॉलम छोड़े, तो केवल ये इधर वाला दोनों और इधर वाला दोनों बचा। डिटर्मिनेंट में 2 5 10, घटाओ 3 1 3, तो 10 घटाओ 3 हो गया 7, -7 हो गया। इस तरह से आपने को फैक्टर लिखना सीखा। अगर आपको उपसारणिक लिखना होता तो आप चिन्ह नहीं लेते, बस यही वाला मान डायरेक्ट लेते। और मैंने अभी अभी बताया कि किसी लाइन का, लिख भी देता हूँ आप लोग को सुविधा के लिए, लिख भी दे रहा हूँ, काम आएगा, और लिख भी दे रहा हूँ, और एक उदाहरण भी उस पर दिखा रहा हूँ मैं, और उसका नेगेटिव का भी मैं उदाहरण एक दिखाऊंगा। देखिए जरा, सपोज दैट मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 3/3 ऑर्डर का, एक डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ 3/3 ऑर्डर का। ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका को फैक्टर्स में, इसका चिन्ह में लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन अभी चिन्ह की हमको ज़रूरत नहीं है, अभी को फैक्टर्स लिख रहा हूँ। को फैक्टर में चिन्ह छिपा रहता है, को फैक्टर में अलग से चिन्ह लेने की ज़रूरत नहीं है। को फैक्टर वाला संकेत बड़ा से ना, A11 A12, नियम यह है कि किसी रो को उसके संगत, किसी रो या कॉलम दोनों के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जो बात रो के लिए सही होती है वो कॉलम के लिए भी सही होती है। कारण रो को कॉलम में बदला जा सकता है और कॉलम को रो में। तो किसी रो को उसके संगत को फैक्टर्स से, उसी लाइन वाला संगत को फैक्टर्स से
गुणा कर जोड़ने पर डिटर्मिनेंट का मान मिलता है। यही तो आपको पढ़ाया गया था, शायद मैंने आपको डिटर्मिनेंट 1 में पढ़ाया था या शायद 2 में मैंने पढ़ाया था। हाँ, डिटर्मिनेंट 2 में पढ़ाया था। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट का मान डेल्टा है तो डेल्टा बराबर, अगर मैंने पहला रो लिया A11, A12, A13 तो इसी का कोफैक्टर भी A11, A12, A13 और जोड़, ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। या मैंने अगर दूसरा रो लिया A21, A22, A23 तो दूसरा रो का ही कोफैक्टर भी लेंगे, A21, A22, A23 असंगत जोड़। या मैंने तीसरा रो लिया A31, A31, A32, A32, A33, A33 और रो ही क्यों, कोई भी कॉलम। ये मैंने रो के साथ लिखा, ठीक यही बात कॉलम के साथ भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने पहला कॉलम लिया A11, A21, A31 तो इसके साथ कोफैक्टर भी A11, A21, A31 याद कर लीजिए। किसी भी लाइन को के मेंबर को उसी लाइन वाला कोफैक्टर से गुणा करके, संगत गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान होता है। अब मैं आपको यहाँ एक बात और बताने जा रहा हूँ। मैंने तो ये न कहा कि पहला रो का मेंबर पहला रो के कोफैक्टर से गुणा होकर जोड़ा गया तो डिटर्मिनेंट का मान, लेकिन अगर पहला रो का मेंबर दूसरा रो के कोफैक्टर से गुणा होकर के जुटेगा तो 0 मिलेगा। आइए दिखा रहा हूँ मैं इस बात को, है ना। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। जो अभी मैंने बोला लिख भी दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप मेरे लिखने का इंतजार मत कीजिए। जैसे जनरल क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको लिखवाने वाली चीज़ मैं बोर्ड पर लिखवाता हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ अब फिर ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन ये पढ़ाई तो वीडियो पर चल रही है, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसे भी थ्योरी समझ करके वीडियो को आगे पीछे करके सुन के आप लिख सकते हैं। और वीडियो ही सोचकर मैं सारी बातें नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने बोला, जैसे नोट करने लायक बात है कि किसी रो को, है ना, दूसरे रो के संगत कोफैक्टर्स से गुणा कर जोड़ने पर 0 मिलता है। किसी रो को उसी रो वाला कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान, लेकिन किसी रो को दूसरा रो, जैसे पहला रो का मेंबर और दूसरा रो का कोफैक्टर, पहला रो का मेंबर और तीसरा रो का कोफैक्टर, या पहला कॉलम का मेंबर तीसरा कॉलम का कोफैक्टर से संगत गुणा करके जोड़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा। आइए मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आप ABC XYZ LMN, मैं इसे पहला रो का मेंबर और पहला रो का कोफैक्टर ले रहा हूँ। देखिए तो पहला रो का मेंबर A B C, वीडियो यहाँ तक आ रहा है ना। अब मैं कोफैक्टर ले रहा हूँ, कोफैक्टर में ही चिन्ह भी आता है, प्लस माइनस प्लस ए के साथ। लेकिन पहला रो का कोफैक्टर जो है, अब पहला रो छोड़ करके बाकी दोनों रो से न बनेगा। इस तरह से पहला रो छोड़ करके नीचे वाली 2 लाइन से पहला रो हम लिए हैं मेंबर, तो कोफैक्टर बाकी की दोनों लाइन से बनता है ना। तो ए के लिए ये छोड़ करके आपका YZ MN, बी के लिए ये छोड़ करके आपका XL ZN, XL ZN, सी के लिए आपका सी के लिए सी का कॉलम और सी का रो छोड़ के XY LM,
XYLM। मैं ज़रा अब इसे उल्टा पढ़ रहा हूँ। आप सोचिए, जैसे इसको मैंने वो लिखा उसको ये लिखेंगे ना, तो उधर से इस तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि ये तीनों छोटा वाला डिटर्मिनेंट नीचे की दो लाइनों को निर्धारित कर रहा है। चूंकि नीचे की दो लाइनों से ही तीनों छोटा डिटर्मिनेंट बना है, तो इसका ठीक उल्टा तीनों छोटा डिटर्मिनेंट इधर से इधर चलेंगे तो नीचे की दो लाइनें बनाएगा। तो अगर कभी भी कोई सवाल मैंने ऐसे लिया कि तीनों छोटा लाइन ले लिया, मैंने तीनों छोटा डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, सपोज दैट यही वाला YZMN XZLM और XYLM, है ना। ध्यान दीजिए, ये अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा है। मैंने बोला ये तीनों छोटा डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसका चिन्ह क्या है? ये डिटर्मिनेंट के संग ही ना कोफैक्टर में चिन्ह आया है, प्लस माइनस प्लस। तो ये तीनों छोटा डिटर्मिनेंट जो हैं वो डिटर्मिनेंट का नीचे वाला दो लाइन बनाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सब जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसी तरह से XYZ और LMN और इनके साथ जो गुणांक है ABC, वो पहला लाइन बनाता है। और यहाँ जो गुणांक है ABC, मतलब अगर मैं ABC रखूँगा तो पहला लाइन बनेगा। सॉरी, यहाँ गुणांक में मैं जो भी रखूँगा वो पहला लाइन बनाएगा। तो अभी मैंने ABC लिया है तो पहला लाइन है ABC। अगर मैं XYZ ले लूँगा तो यहाँ पहला लाइन XYZ ना होगा, तो XYZ ही मैं ले रहा हूँ, तो XYZ आया। अब यहाँ R1 R2 समान हो गया। किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो लाइन समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर था पहले लाइन का, अब मेंबर लिया है मैंने दूसरा लाइन ना, तो पहले लाइन के कोफैक्टर को दूसरा लाइन के मेंबर से मैंने गुणा किया तो मान आया 0। हुआ क्या? ध्यान दीजिए जरा, पहले लाइन के कोफैक्टर को दूसरे लाइन के कोफैक्टर से जब मैंने गुणा किया तो एक ऐसा डिटर्मिनेंट बना जिसमें पहला और दूसरा लाइन समान हो गया। R1 के कोफैक्टर को R2 से संगत गुणा करके जोड़ा जब मैंने, तो एक ऐसा डिटर्मिनेंट बना जिसमें R1 R2 बराबर हो गया, इसलिए डिटर्मिनेंट 0। ठीक उसी तरह से C1 के कोफैक्टर को C2 के मेंबर से यदि गुणा करके जोड़ेंगे तो एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें C1 और C2 बराबर होगा। C3 के कोफैक्टर को C2 के मेंबर से संगत गुणा करके जोड़ेंगे तो एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें C2 C3 बराबर होगा 0। तो आपको बस यही याद रखना है कि पहला लाइन का मेंबर और किसी और लाइन का कोफैक्टर का संगत गुणा का जोड़ 0 होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, है ना। इस बात को मैं एग्जाम्पल में, इस बात को मैं संकेत में इस तरह से ले रहा हूँ। देखिए जरा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अच्छा, कोफैक्टर बड़ा A11 A12 A13 A21 A22 मैंने बोला कि अगर पहला लाइन का मेंबर ले लें और कोफैक्टर दूसरका लाइन का लें या चाहे तीसरका लाइन का, पहला लाइन का मत लें। जैसे A11 A12 A13 और दूसरका लाइन का कोफैक्टर A21 A22 A23, ऐसे जोड़ें तो मान मिलेगा 0। पहला लाइन का मेंबर दूसरा लाइन का कोफैक्टर का गुणा 0, दूसरा लाइन का मेंबर तीसरा लाइन का कोफैक्टर का गुणा 0। ये ध्यान रखना है आपको। किसी लाइन के मेंबर को उसी लाइन वाला कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान, यानी R1 का मेंबर R1 का कोफैक्टर संगत गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान, लेकिन R1 का मेंबर और R2 या R3 का कोफैक्टर लिए तो संगत गुणा का योग 0। याद रखिएगा, इसकी सख्त ज़रूरत है। ये डिटर्मिनेंट जो मैंने पढ़ाया आपको, शायद मैंने आपको बताया है डिटर्मिनेंट 5, है ना। तो डिटर्मिनेंट 6 में मैं इसी को बेस लेकर चलने वाला हूँ। अब वहाँ इसको अलग से नहीं मैं समझाऊँगा, है ना। तो ये हम लोग का डिटर्मिनेंट 5 समाप्त हुआ। थैंक यू।